हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमलेश नारायण। और हमने पिछली वीडियोस में दो बातें पढ़ ली थी। एक जनरल बातें समझी कि भाई रेस्पिरेशन है क्या, और दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स में अलग अलग हैं, तो वो कैसे काम करते हैं। लेकिन अब अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पे हम आते हैं। हमारा अपना टॉपिक इस चैप्टर का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसे समझना चाहते हैं कि सर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है कैसा। तो हमारे जो डायग्राम्स होते हैं वो डायग्राम आपके गूगल के नहीं होते, रियल डायग्राम भी नहीं होते हैं, क्योंकि मैं 12th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ रियल डायग्राम नहीं चाहिए, यहाँ एक रे डायग्राम चाहिए जिसमें हम बच्चे को बेसिक एनाटॉमी समझा सकें। व्हेन यू गो इन योर मेडिकल कॉलेज यू विल स्टडी एग्जैक्ट। तो कोशिश करते हैं, जैसे हम आपको अपने इस नेजल पैसेज की तरफ अगर बात करेंगे तो यस, हम अपने नाक को देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लगभग आपको दिखेगा। लुक, यस। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या किया इसमें। यस, तो नीचे वाला हिस्सा तो हम छोड़ के जाएंगे, इसलिए छोड़ जाएंगे भैया ये हमारा इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है। इट इज द माउथ कैविटी। हमें रहना है ऊपर वाले हिस्से में। तो ऊपर वाले हिस्से में इसका नाम रखा जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल का मतलब होता है नाक का छेद। तो भैया बाहर है, कोई नली होगी तो जाहिर है एक छेद बाहर होगा एक छेद अंदर होगा, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। और ये वाला हिस्सा जो है and that is वेस्टिब्यूल। जब आप नाक देखोगे तो सबसे आगे वाला जो हिस्सा है दिस वन, ये फूला हुआ होगा। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है स्पेस। ये नाक का इंटीरियर पार्ट थोड़ा फूला हुआ होगा, ये वेस्टिब्यूल है। अगर मैं गाल फुला के आपको दिखा रहा हूं तो हमारे मसूड़े और चीक्स के बीच में भी एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, वो भी वेस्टिब्यूल है। तो वेस्टिब्यूल का मतलब स्पेस है। सर दूसरा वाला हिस्सा दिस वन, इट इज ए नेजल पैसेज। फिर यहां पर है इंटरनल नॉस्ट्रिल, और ये वाला हिस्सा है फेरिंक्स। हमने बहुत लेबलिंग नहीं की है, क्योंकि अगर आप जोड़ के देखेंगे तो कई चीजें और अवेयर होनी चाहिए आपको। भाई यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब होना चाहिए, ये यूविला है आपका, ये पैलेट है। आगे वाला हिस्सा देखेंगे थोड़ा हार्ड पैलेट है, पीछे वाला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट है। लेकिन हम रहते अपने ही टॉपिक पे हैं। तो हमारी जो हवा होगी वो इसी दिशा से यहाँ से एंटर करना शुरू करेगी। ये हमारी एयर की एंट्री होगी। फिर इधर से होता हुआ सर वो एयर इधर से होता हुआ देन रीचेस टू द फेरिंक्स। तो अभी हम यहीं पर रुकते हैं, फिर आगे बात करते हैं। यानी हमने अगर बात करनी चाहिए तो सर सबसे पहले हमें हवा जो आएगी वो हमारे नॉस्ट्रिल तक आएगी। नॉस्ट्रिल है, फिर वेस्टिब्यूल में है, फिर नेजल पैसेज में है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल तक पहुंचेगी। लेकिन सर ईश्वर ने सोचा कि यार हवा है, हवा बहुत कई बार कंक, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होती है, तो वो अंदर जाएगी तो फिर दिक्कत करेगी। तो ईश्वर ने आपकी सुरक्षा के लिए सर यहाँ पर कुछ हेयर्स बनाए हैं। कभी महसूस करिएगा कि इस जगह पर वेस्टिब्यूल में कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम चाहें तो वेस्टिबुलर हेयर्स कहते हैं। नाक में बाल नहीं होते, देखा होगा कभी, इसी हिस्से में है वेस्टिबुलर, और अंदर नहीं है। उनका पर्पस सिर्फ ये है कि जो हवा अंदर जा रही है उस हवा में से डस्ट पार्टिकल को रोक दिया जाए, दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द पैसेज ऑफ नेजल पैसेज या नेजल कैविटी। फिर उसके बाद हवा जब आपके नेजल पैसेज वाले हिस्से में जाती है तो इस नेजल पैसेज वाले हिस्से में सिर्फ 3 ऐसे स्क्रॉल लाइक घुमाव होते हैं। एंड दीज स्क्रॉल लाइक जो घुमाव आपको नजर आ रहे हैं, इनको नाम भी दे दूं मैं, एंड दीज आर टर्बिनेट्स। इनको आप टर्बिनेट्स कह सकते हो या इनको कॉन्का भी कहते हैं। उसी के हिसाब से नाम दे दीजिए सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर कॉन्का
या टर्बिनेट्स, दीज आर स्क्रॉल लाइक, थोड़े घुमाव जैसे होते हैं। फायदा जान लें, एक्चुअली क्या होता है कि दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दिस वन, तो जब हवा इसके ऊपर से गुजरती है तो उस हवा का तापमान आपके शरीर के तापमान के बराबर हो जाता है, क्योंकि हर बार हमको एक सही हवा टेम्परेचर पे नहीं मिलती। कई बार हमें लू का भी सामना करना पड़ता है और कई बार हमें बर्फीली हवा का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन सर ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि जब वो हवा हमारे नेजल पैसेज से गुजरेगी तो चाहे वो गर्म हो या ठंडी, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के आसपास आ जाती है। तो दैट क्रिएट्स द कूलिंग इफेक्ट या वार्मिंग इफेक्ट या एयर कंडीशनिंग इफेक्ट, जो कह लें। इसका काम सिर्फ इतना है कि हवा के जो इंट्रेंस हो रही है हवा की, उस हवा के तापमान को आपके शरीर के तापमान के लगभग बराबर कर दिया जाए। फिर हवा आपकी इसके अंदर इंटरनल नॉस्ट्रिल से होते हुए फेरिंग्स तक जाती है, और फेरिंग्स आपने पढ़ना है कि इट्स ए कॉमन चैम्बर, इट्स ए कॉमन चैम्बर। किसके लिए? फॉर फूड एंड एयर, हवा और खाना दोनों के लिए। फिर फेरिंग से नीचे अगर आप गौर करें तो सर नीचे की तरफ यहां 2 ओपनिंग्स हैं। यस, तो ये वाला एक हिस्सा जो है उसे हम फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप का मतलब हुआ ईसोफेगस, ईसोफेगस। और जो इधर वाला हिस्सा है इसे हम विंड पाइप कहते हैं। एक और चीज देखें, जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं गलेट, और जो विंड पाइप की ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, उसे हम कहते हैं इपीग्लॉटिस। कार्टिलेज का बना हुआ होता है दिस वन, एंड दिस इज द इपीग्लॉटिस। यस, यानी हमको ये समझना है कि हवा किस रास्ते से जाती है, ईश्वर ने कौन सा पैसेज दिया है। तो ईश्वर का पैसेज आप देख सकते हैं कि हवन इधर से आई, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से वेस्टिब्यूल नेजल पैसेज, द इंटरनल नॉस्ट्रल से फेरिंग्स, और फेरिंग्स से ये हवा सर ये इधर आना शुरू होती है, वो ग्लॉटिस से होते हुए सर आगे चलती है। एक चीज़ यहाँ पे आपको और समझनी होगी, इस जगह पे रुक के समझनी होगी कि इसी ग्लॉटिस वाले हिस्से के पास सर हमारे पास एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है। एंड यस, आप सच्ची में जाने तो वो ग्लॉटिस वो उसी का पार्ट है, एंड दिस इज नोन एज एन लैरिंग्स। इसी को हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स बोले तो वॉइस बॉक्स। तो हम लैरिंग्स पे चलें उससे पहले इस पॉइंट को रिपीट कर लें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स यस vestibule, nasal passages, pharynx. Vestibule opens outside via the external nostril and connected to the nasal passages, and nasal passages connected to the pharynx via the internal nostril. This pharynx is connected to the wind pipe via glottis. Glottis has a cartilaginous structure, that's an epiglottis. और फिर अब हम आगे बात करेंगे that is larynx की। अब यहाँ पर एक बात रह जाती है कि हमारे फेरिंग्स के पास एक यूस्टेशियन ट्यूब भी है, दिस वन, यूस्टेशियन ट्यूब। इस यूस्टेशियन ट्यूब का काम होता है, इट मेंटेन्स एयर प्रेशर, हवा का दबाव बना के रखता है, एंड जस्ट इन द मिडिल ईयर। ये मिडिल ईयर से कनेक्टेड होती है, तो मिडिल ईयर के अंदर हवा का प्रेशर सर मेंटेन करके रखता है, क्योंकि अगर हवा का प्रेशर मिडिल ईयर में मेंटेन नहीं रखा जाएगा तो वहाँ जो मेम्ब्रेन्स है हमारी, दैट इज ए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ओवल विंडो, राउंड विंडो, सर उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और जिनके रप्चर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं अपने लैरिंग्स की। आइए सर, लैरिंग्स पढ़ने के लिए यस, जिसे हम लैरिंग्स कह रहे हैं, हम चाहें तो इसी को वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं, आप चाहें तो इसी को साउंड बॉक्स भी कह सकते हैं। आपकी आवाज़ है, आप जब पैदा हुए तो इसे लेकर पैदा हुए। ऐसा नहीं हुआ कि जब पैदा हो गए तो अम्मा ने 6 महीने के बाद आपको दिया। पैदा हुए तो आप चिल्ला रहे थे, रोते हुए पैदा हुए नहीं, आपके पास वॉइस थी,
साउंड थी, शब्द नहीं थे। उस आवाज को शब्दों में तब्दील आप नहीं करना जानते थे, तो धीरे धीरे एक आपको ट्रेनिंग दी गई, उसी आवाज को आपने शब्दों में कन्वर्ट कर दिया और आप फिर फर्राटे से बोलना सीख गए। लेकिन किसी को सुना है पैदा होते ही खड़ा हो गया और ABCD सुना दिया? नहीं सुना पाता। दैट्स अ ट्रेनिंग। तो ये वॉइस बॉक्स से लेकर आता है, साउंड बैग से लाता है। हम इसको पढ़ाएं उससे पहले हम जरा एक अलग सा पॉइंट बता दें। बर्ड्स को लेकर कई बार सवाल आता है। बर्ड्स में बड़ी विचित्र तरीके की आवाज़ होती हैं। अगर आप कभी अच्छे प्लेस पे जाएं, नेचुरल प्लेस पे, तो यू कैन हियर इट इजीली। एंड द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है इनको हम सिरिंग्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पॉपुलर सवाल है। तो पहली बात आती है कि भैया हमारा जो वॉइस बॉक्स है ये कहाँ लोकेटेड है? तो हम लोग कहते हैं भैया C4 से लेकर C6 तक, यानी 4th सर्वाइकल से लेकर 6ठे सर्वाइकल तक, यानी गर्दन में। साथ ही तो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं। ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ नेक, आपकी नेक की वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है। वेंट्रल सरफेस ऑफ नेक, यस। अब सर इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो भी आप अगर समझ सकते हैं तो आई एम ट्राइंग हियर। जैसे अगर हम इसको लिटा के बनाएं तो यस, लैरिंग्स इज लाइक दिस। इसमें एक बड़ी सी कार्टिलेज होती है जो मैंने ऐसे गर्दन को यूं करके बनाया है, सामने करके नहीं दिखा रहे। फिर इसके डॉर्सल साइड की तरफ एक रॉड लाइक कार्टिलेज होती है। एक क्या, ये दो होती है, यस। इस दोनों के टिप वाले हिस्से पर छोटी छोटी दो कार्टिलेज और लगी होती हैं, दिस। फिर यहाँ से आपके पास एक एपिग्लॉटिस लगी होती है और एक कार्टिलेज आपकी पीछे लगी होती है, दिस। यही आपके पास कुल कार्टिलेज हैं। यहाँ पर मैं सबके नाम भी बताऊंगा, लेकिन जितना हिस्सा हमने वाइट सा बनाया है ना, सिर्फ वही हिस्सा लैरिंग्स है। इसको ध्यान रखिएगा। जो मैं येलो से आपको शो कर रहा हूं ये लैरिंग्स नहीं है। लैरिंग्स सिर्फ वाइट वाला पार्ट है। ये वाला हिस्सा मैं इसीलिए पहले से हटा दे रहा हूं, इसको हम ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। तो पहले मैं ये नाम आपको बता दूं कि सर ये वाला हिस्सा कहलाता है क्रिक्वाइड कार्टिलेज। अब आप कहोगे हमारी NCERT में नहीं दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं एटलीस्ट नाम आप एक बार सुन लें, आप बेसिक बातें ही याद रखिएगा। दूसरा, आपके पास ये जो सबसे बड़ी सी कार्टिलेज दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। एक कंफ्यूजन रहता है, कहीं कहीं पर सिर्फ थायराइड लिखा हुआ है। तो जब अगर कहीं पर बोलचाल में या टेक्स्ट में कहीं पर सिर्फ थायराइड शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो आप उसे ग्लैंड समझेंगे, क्योंकि ग्लैंड जब हम पढ़ते हैं तो थायराइड के आगे ग्लैंड लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम थायराइड कार्टिलेज की बात करना चाहते हैं तो इट्स ए कंपल्सरी गिव द टर्म थायराइड कार्टिलेज। ये तो एपिग्लॉटिस है, इससे आप अवेयर हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे। ये जो बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है सर, यही ग्लॉटिस है। ये हमारे पास एरेटिनॉइड कार्टिलेज है, एराइटिनॉइड कार्टिलेज। ये कूनिफॉर्म कार्टिलेज है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, तो मैं दोनों लिख दे रहा हूं, कूनिफॉर्म एंड कूनिफॉर्म या कॉर्निकुलेट। इस जगह नाम याद करना जरूरी नहीं है। इसमें हमने नाम इसलिए बताया क्योंकि दो इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। एक सर एरेटिनॉइड वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका है कि एरेटिनॉइड कार्टिलेज इज ए पार्ट ऑफ, तो आप तो याद करोगे, लेकिन अगर आप इसे देख लो, एक बार समझ लो, तो शायद याद लंबे समय तक रहता है। क्योंकि बेसिक बात यह है कि जो चीज़ समझी जाती है वो लंबे समय तक याद रहती है, और जो बिना समझे याद की जाती है वो तुरंत शाम तक भूल जाती है। दूसरा एक बढ़िया सा पॉइंट है थायराइड कार्टिलेज को लेकर। इस थायराइड कार्टिलेज को आप देखेंगे तो एक जगह थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। तो लोग सवाल पूछते हैं भैया एडम्स एप्पल कहाँ पाया जाता है, तो लोगों को लगता है पता नहीं कहाँ पैदा होता है, हमने तो कभी खाया ही नहीं, जबकि आपके गले में है। हमारे गले में हल्का सा जो प्रोजेक्शन है इसी को हम एडम्स एप्पल कहते हैं।
लोगों को ऐसा लगता होगा कि पहले ये सेब है, एक्चुअली ये सेब नहीं है, ये प्रोमिनेंट इन मेल, यहां खूब गच्चा खाते हैं लोग। और इसकी सिर्फ एक वजह है कि आप हमेशा जल्दी में रहते हैं, चीजों को समझते नहीं। एडम मेल के लिए इस्तेमाल होता है, इव हमेशा फीमेल के लिए। तो कहानी के साथ जुड़ा हुआ है कि एडम ने सेब खाया था, इसलिए उसके पास एडम्स एप्पल है। तो जब ये सवाल आया कि एडम्स एप्पल इज फाउंड इन, खूब झमाझम आंसर किया गया मेल, जो कि गलत है। एडम्स एप्पल इज फाउंड इन पूछा जा रहा, तो मेल फीमेल दोनों में है। इफ यू आर ए गर्ल, टच योर नेक दिस साइड, यू फील द सम प्रोमिनेंसी हियर। इफ यू आर ए बॉय, श्योर यू विल गेट। तो प्रोमिनेंसी दोनों में है, लेकिन सर मेल में ज्यादा प्रोमिनेंट है, मेल में ये प्रोमिनेंसी ज्यादा है। तो अगर सवाल आएगा कि सर किस में पाया जाता है, तो कहेंगे मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन अगर सवाल आता है किस में प्रोमिनेंट है, तब आप फ्री हैं, मेल कहिएगा। अब जरा एक बात और समझनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आइए सर, इसमें हमारे पास वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। यस, 2 जोड़ी वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। अब जो एक जोड़ी ये हो गया और एक जोड़ी आगे बना देते हैं, एंड दीज आर वोकल कॉर्ड्स। दिस यानी इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं सर, लैरिंग्स के अंदर हैं। अब इनका नाम भी रखेंगे हम सर। यस सर, इनका नाम है दैट्स ए पोस्टीरियर पेयर वोकल कॉर्ड, और इनका नाम है दैट्स एन एंटीरियर पेयर वोकल कॉर्ड। यानी हमारे पास 2 जोड़ी वोकल कॉर्ड हैं। तो जब भी आप वोकल कॉर्ड पढ़ें तो ध्यान रखिएगा, वोकल कॉर्ड कार्टिलेज नहीं है, एंड दैट इज येलो इलास्टिक लिगामेंट। इट्स ए लिगामेंट, इज ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ध्यान रखिएगा, इट्स ए लिगामेंट। एक और बहुत बढ़िया सा पॉइंट है कि लैरिक्स से अंदर आ गए हम, उनके अंदर वोकल कॉर्ड का जिक्र कर रहे हैं, वोकल कॉर्ड का नेचर जान पाए। बट दिस वन, ये जो पोस्टीरियर पेयर वोकल कॉर्ड, इट्स अ फॉल्स, इट्स अ फर्जी। एंटीरियर पेयर वोकल कॉर्ड और पोस्टीरियर पेयर वोकल कॉर्ड को ये समझना चाहिए हमें। ये जो पोस्टीरियर पेयर वोकल कॉर्ड है, एंड इट इज ट्रू वोकल कॉर्ड। यस, इट्स ए ट्रू वोकल कॉर्ड। यस, बात कर रहे थे हम लोग कि वोकल कॉर्ड जो है ये ट्रू है, और जो एंटीरियर पेयर वोकल कॉर्ड है दैट्स ए फॉल्स। अब ये ट्रू एंड फॉल्स का क्या चक्कर है? एक तो वोकल कॉर्ड आपने बता दी, और इसमें कह रहे हैं भैया अच्छा वाला यानी सही वाला और फर्जी वाला। तो फर्जी वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वास्तव में क्या होता है, ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट जब करती हैं तो वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड क्रिएट्स द साउंड। वाइब्रेशन की वजह से ही सर साउंड क्रिएट होती है। तो हमारा जो एंटीरियर पेयर वोकल कॉर्ड है ये वाइब्रेट ही नहीं करता, नेचर वही है, वाइब्रेट ही नहीं करता है, तो सर साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। तो चूंकि नेचर वही है, बना उसी चीज का है, बनावट सब कुछ वही है, एंड यस वाइब्रेट नहीं करता, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए हम इसे फॉल्स कहते हैं और इसे हम ट्रू कहते हैं। अब एक गलती और होती है, जब हम इसे फॉल्स कह देते हैं तो लोग कहते हैं कि यार वोकल कॉर्ड अपना काम कर ही नहीं रहा है। कर नहीं रहा है तो वेस्टिजियल बोलो ना, इसे नहीं बोलेंगे वेस्टिजियल, इसलिए कि वेस्टिजियल की डेफिनेशन है विच आर फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली रिड्यूस्ड। खाली फंक्शनली रिड्यूस नहीं बोला जाता, जो संरचना में और कार्य में दोनों में रिड्यूस हो। तो कार्य में तो रिड्यूस हुआ, लेकिन संरचना में कहीं रिड्यूस नहीं हुआ, एंड यस इसी वजह से सर एंटीरियर पेयर वोकल कॉर्ड फॉल्स तो आप बोल सकते हैं, लेकिन हम इसे वेस्टिजियल नहीं बोलेंगे। अब एक और बात आती है कि अगर आप आवाज़ देखें तो सबकी आवाज़ अलग अलग होती है। बॉयज़ और गर्ल्स की आवाज़ आप देखें,
लड़कियों की आवाज़ सुरीली होती है। इसकी वजह यह है कि जो फीमेल होती है दिस, उनकी वोकल कॉर्ड जो होती है वो थिन होती है, और जो मेल है उसकी वोकल कॉर्ड थिक होती है। तो जितनी ज्यादा थिन होगी सर, उतनी ज्यादा ये थिन भी होती है और शॉर्ट भी होती है। तो इसी वजह से इस पर टेंशन ज्यादा होता है, और टेंशन ज्यादा होता है इसी वजह से सर पिच भी ज्यादा होती है। और जो मेल होता है उसकी वोकल कॉर्ड थिक होती है, लॉन्गर होती है, जिस वजह से इनके पास टेंशन कम होता है, इसलिए इनकी साउंड में पिच कम होती है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि लड़कियों को ईश्वर ने फुर्सत से बनाया है कि बढ़िया सा तराशता है उनको, एंड द वोकल कॉर्ड पतली की है, छोटी की है, और बॉयज़ को ऐसे ही बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई सारे बॉयज़ भी ऐसे हैं जिनको ईश्वर ने फुर्सत से बनाया है, उनकी आवाज़ भी बड़ी सुरीली है, और कुछ लड़कियों को जल्दी से बना दिया है। तो ये झमेला है। लेकिन अगर आपकी आवाज़ में पिच अलग अलग है तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट इज द टेंशन ऑन द वोकल कॉर्ड। कितना तनाव है आपकी वोकल कॉर्ड में सर, वही तय करता है कि किस प्रकार की पिच होनी चाहिए। अब इससे आगे निकलते हैं, यहाँ आइए ट्रैकिया की तरफ। अगर हम ट्रैकिया वाले हिस्से को ध्यान से देखें तो सर आगे चलते हैं। दिस इज द ट्रैकिया। ये लैरिंक्स का हिस्सा ऊपर छोड़ दिए। दिस इज द ट्रैकिया। ये थोरेसिक कैविटी में इंटर करता है। T5 के लेवल पर ये बाइफरकेट कर जाता है, यस, ऐसे दो हिस्सों में, और बाइफरकेट करके ये लंग्स के अंदर इंटर कर जाता है, लाइक दिस। ये देखिए, तो आपके पास यहां पर जो ट्रैकिया है वो T5 के लेवल पर, गौर करिएगा, ये T5 के लेवल पर बाइफरकेट करता है। हाँ, इसी में एक बात और समझनी होगी आपको सर, इधर का जो लंग्स होते हैं ये 2 लोब का होता है, और इधर का जो लंग्स होता है वो 3 लोब का होता है। दिस, फिर से आइए, जो ट्रैकिया है उसको हम थोड़ा बढ़िया सा बना दें, ऐसे। अभी बताते हैं हम ऐसा क्यों बना रहे हैं। यस, दिस इज द ट्रैकिया। जैसे ही वो लंग्स में इंटर करता है तो जितने लोब होंगे उतने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। सर, इसमें 2 लोब थे तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और उसमें 3 लोब हैं तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। देख पाए आप। अब हम अपनी बात पूरी कर सकते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा रहा ट्रैकिया। ट्रैकिया गर्दन से होता हुआ आपकी थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है, T5 के लेवल पर बाइफरकेट कर जाता है, और जैसे ही बाइफरकेट करता है इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। इवन आप चाहें तो प्राइमरी ब्रोंकाई कह सकते हैं, सिंगुलर नाम इनका ब्रोंकस है। फिर इनके पास एक जिस जगह से ये इंटर करते हैं उसे हम हाइलम कहते हैं, सिंगुलर, फिर इसका हाइलस है। जैसे अंदर जाते हैं तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में तब्दील होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, या बोले सिंगुलर में तो ब्रोंकस। सर, इस साइड देखें, जैसे भी हम अपनी एनाटॉमी पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो जाहिर है ये राइट लंग होगा और ये लेफ्ट लंग होगा, तो ये हमारा लेफ्ट लंग है, और ये राइट लंग है। तो राइट साइड में अगर आप देखें तो हमारा ट्रैकिया जो 3 हिस्सों में बटा है, सेकेंडरी ब्रोंकाई यहाँ 2। सर, अभी और आगे बढ़ता जाएगा, फिर किसी भी लोब में सेकेंडरी ब्रोंकाई इंटर करता है तो टर्शियरी ब्रोंकाई बनाता है, फिर उसके बाद ऑफ बाइफरकेट करेगा, देन प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल एंड सो ऑन। ऐसे अभी आगे हम पढ़ते हैं। तो अभी इतनी बात पूरी कर लीजिए कि जो ट्रैकिया है वो सर आपके थोरेसिक कैविटी में इंटर करता है,
T5 के लेवल पर ये बाइफरकेट कर जाता है और दोनों साइड में ये लंग्स के अंदर इंटर करता है। जिस जगह से इंटर करता है उसको हम हाइलम यानी सिंगुलर में हाइलस कहते हैं, लेकिन जैसे ये बाइफरकेट करता है ट्रैकिया का नाम बदल जाता है, उसे हम प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। जैसे ही वो लंग्स के अंदर जाता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लोब वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। यानी लंग्स के अंदर कौन घुसा, प्राइमरी ब्रोंकाई, और लोब के अंदर कौन घुसा, दैट्स ए सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये ध्यान रखिएगा। द पार्ट ऑफ द ब्रोंकाई इंटर्स इन द लंग, दैट्स ए प्राइमरी ब्रोंकाई, और पार्ट ऑफ द ब्रोंकाई विच इंटर्स इन द पर्टिकुलर लोब ऑफ द लंग, दैट्स ए सेकेंडरी ब्रोंकाई। हाँ, एक बात और देखें, दोनों फेफड़ों के बीच में जो स्पेस आपको नजर आ रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसी को हम कहते हैं मीडिया स्टाइनम, मीडिया स्टाइनम। आप लेफ्ट लंग को ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां पर एक कॉन्केविटी नजर आ रही है और इस कॉन्केविटी को हम लोग कहते हैं कार्डियक नॉच, दिस। तो ये तो एक जनरल सी बात हुई। हम जरा इसको और आगे लेकर बढ़ाएं उससे पहले हम आपको लंग्स का हिस्सा भी इसी में दिखाते चलें। किसी भी साइड के लंग्स को आप देखोगे तो यू फील कि सर एक मेम्ब्रेन इसको एकदम कवर कर कर रखे हुए हैं, एंड दैट्स ए प्लूरा। इसे हम कहते हैं विसरल प्लूरा। ऐसे सर दूसरे साइड भी होगा, यस। डायग्राम अगर आप पूरा बनाएं तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है, शॉर्ट में पढ़ाने से इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है, खासकर डायग्राम के साथ, यस, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा अनईजी फील करते हैं इसको। तो ये कहलाता है हमारा प्लूरा। चूंकि लंग्स की दीवार से चिपका हुआ है इसलिए हम इसे प्लूरा तो कहेंगे, लेकिन इसे हम कहते हैं विसरल प्लूरा। दूसरा एक प्लूरल मेम्ब्रेन और होगी जो इससे थोड़ी दूर होगी, यस, इसे हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा। पेराइटल का मतलब हमेशा होता है अवे, दूर होता है। इनके बीच में अगर आप देखें तो इनके बीच में एक स्पेस होगा, ऐसे उधर भी होगा, तो इससे हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। यहां पर एक फ्लूइड भी होता है, उसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, लुब्रिकेट करने के लिए ताकि मूवमेंट में आसानी बनी रहे। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि ये प्लूरल फ्लूइड जो यहां पर पाया जा रहा है, दिस वन, ये प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाता है तो एक बीमारी आती है, उससे नाम देते हैं प्लूरेसी, प्लूरेसी कह लीजिए, या इसी को कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये फेफड़े की बीमारी नहीं है बल्कि प्लूरा की बीमारी है। अब हम इस एनाटॉमी के बाद आगे के हिस्से को, ट्रैकिया को फिर आगे बढ़ाएंगे, रेस्पिरेटरी ट्री की बात करेंगे, बट उससे पहले एक बार फिर समझ लें कि हमारा जो ट्रैकिया था वो आपके नेक से होता हुआ थोरैसिक कैविटी में गया, T5 के लेवल पर बाइफरकेट कर गया, दो ब्रोंकाई में कन्वर्ट हुआ, लेफ्ट एंड राइट कह सकते हैं, या दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर हाइलम वाली जगह से वो अपने लंग्स के अंदर जाता है। जैसे ही लंग्स के अंदर जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लोब वो बाइफरकेट कर जाता है एंड फॉर्म द सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई हर लोब के अंदर जाकर के टर्शियरी ब्रोंकाई एंड सो ऑन, ऐसे आगे डिवाइड करता रहता है। फिर कहा गया किसी भी लंग्स को अगर आप देखें तो दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस नजर आ रहा है, उसे हम लोग मीडियास्टाइनम कहते हैं। लेफ्ट लंग की तरफ एक हल्की सी कॉन्कैविटी है, एंड जस्ट टू लॉस द हार्ट, दिल हमारा थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ रहता है, एंड यस, इसी को कहते हैं कार्डियक नॉच। कभी कभी हमारा दिल बस ईश्वर के यहाँ से ही अपने लेफ्ट साइड से थोड़ा खिसका रहता है, एंड उसे कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। ऐसा मतलब गलत निकाल लेते हैं लोग, जब कहा जाता है डेक्स्ट्रोकार्डिया तो लोग समझते हैं दिल राइट साइड में, राइट साइड में नहीं होता। जो नॉर्मल पोजीशन है उससे थोड़ा सा शिफ्टेड होता है, थोड़ा सा राइट साइड होता है। सर किसी भी लंग्स को देखें दैट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, वो चाहे आप इस साइड देखें चाहे उस साइड देखें, हमने दोनों साइड नहीं बनाया, दैट विल टेक द टाइम। उससे हम लोग कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कहते हैं। जो लंग्स की दीवार से चिपकी हुई है उसे कहते हैं विस्टल प्लूरा। जो थोड़ा अवे है, एक्चुअली अवे होकर के थोरैसिक वॉल की इनर सरफेस से जुड़ी होती है, उसे हम लोग कहते हैं पेराइटल। इनके बीच में प्लूरल कैविटी है जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, उसे हम प्लूरल
फ्लूइड के नाम से जानते हैं। यहाँ तक की बात हमारी हो गई है। अब ज़रा हम ट्रैकिया को और आगे पढ़ते हैं। जैसे हम रेस्पिरेटरी ट्री पढ़ाना चाहते हैं, उसी के साथ उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल ट्री। अब ब्रोंकियल बोलिए या ना बोलिए चलेगा। अब जरा इसको समझना होगा कि हम कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज करिए हमने प्राइमरी ब्रोंकाई से शुरू किया, ये प्राइमरी ब्रोंकाई आया, फिर हमने कहा प्राइमरी ब्रोंकाई को आप 2 हिस्सों में बांट लो या 3 हिस्से में, ये डिपेंड करता है आप किधर पढ़ रहे हैं। फिर ब्रोंकाई के बाद हमने कहा सेकेंडरी के बाद अब भैया टर्शरी भी बांट लो, तो टर्शरी ब्रोंकाई। तो ये वाला हिस्सा हमारा जो अभी हमने दिखाया है ये हमारी ट्रैकिया है, मान लीजिए वहीं शुरू करते हैं। तब आप इसे प्राइमरी ब्रोंकाई मानोगे, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, और उसके बाद ये टर्शरी ब्रोंकाई। चलिए हमने उसको ट्रैकिया मान के पढ़ना शुरू किया। तो मैं नाम भी लिखते चलूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि यार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ट्रैकिया है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये टर्शरी ब्रोंकाई है। यानी बाइफरकेट ऐसे होना शुरू होता है। फिर आगे बढ़े अगर हम लोग, जो टर्शरी ब्रोंकाई है फिर आगे बाइफरकेट करेगा, दैट विल फॉर्म द प्राइमरी ब्रोंक्यूल। फिर बाइफरकेट करेगा तो टर्शरी सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, फिर बाइफरकेट करेगा तो टर्शरी ब्रोंक्यूल, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे बाइफरकेट करता रहेगा एंड लास्ट तक आते आते दैट विल फॉर्म द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। यस, तो मैं फिर नाम दूंगा इनको। सिर्फ ये वाला हिस्सा यहां से जब बाइफरकेट हुआ तो ये कहलाया प्राइमरी ब्रोंक्यूल। फिर दूसरे फिर बाइफरकेट हुआ तो कहलाया सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। फिर बाइफरकेट हुआ तो टर्शरी ब्रोंक्यूल। कठिन नहीं है, बस सीक्वेंस आपको समझना है। एंड उसके बाद ये कई बार बाइफरकेट किया है एंड लास्ट में जो बना उसे हमने कहा टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इसलिए जब शॉर्ट में मारना होता है तो हम लोग सीधे कहते हैं भैया ट्रैकिया ने ब्रोंकाई बनाया, ब्रोंकाई ने ब्रोंक्यूल बनाया। सरल सी बात हो गई। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने ट्रैकिया और ब्रोंकाई में सर कुछ लाइनें हॉरिजॉन्टली बनाई हैं लेकिन ब्रोंक्यूल में नहीं बनाई है। तो अभी बताते हैं क्यों नहीं बनाई, पहले पूरा तो कर लें दो भैया, बड़ा डायग्राम है। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल को अगर हम लोग आगे लेके बढ़ें तो सर दैट विल फॉर्म द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल होती है, एंड यस एक ऐसी ब्रोंक्यूल होती है जिसके होती तो वो रियली ब्रोंक्यूल है, लेकिन रास्ते में 1-2 एल्वेलाई पाए जाते हैं लाइक दिस। फिर जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होती है फिर बाइफरकेट करती है, और बाइफरकेट करके सर वो एल्वेलाई से बनी हुई डक्ट बनाती है, लाइक ये एल्वेलाई से बनी हुई डक्ट बनाती है ऐसे। फिर ये एल्वेलर डक्ट कहलाती। फिर हर एल्वेलर डक्ट एक बड़े से चैम्बर में जाके खुल जाती है जिसे हम लोग एल्वेलर सैक कहते हैं, और जिसकी बाउंड्री जो होती है दैट इज फॉर्म बाय द दिस एल्वेलाई। तो नाम इनका भी हम दे दें तो हमारा ब्रोंकियल ट्री पूरा हो जाए। तो ये वाला हिस्सा कहलाता है दैट्स ए रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये वाला हिस्सा कहलाता है एल्वेलर डक्ट। ये कहलाता है एल्वेलर सैक, और ये कहलाते हैं एल्वेलाई। सर इसी को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल ट्री। थोड़ा लंबा था, अब जरा खूबियां जानिए। जैसे ट्रैकिया और ब्रोंकाई को अगर आप देखें, ये हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो इनमें कोई अंतर नहीं है, और सिर्फ 2 पॉइंट। पहले तो सीक्वेंस याद होना चाहिए ना, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल आएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एल्वेलर डक्ट, फिर एल्वेलर सैक और एल्वेलाई। सर इन जगह हिस्टोलॉजिकली सेम है। इनके पास क्या है, सी शेप की हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई, हाइलिन कार्टिलेज,
रिंग्स पाई जाती हैं। अब इसी को लिखते हैं इनकम्प्लीट रिंग्स। तो क्या जरूरत है यार, सी तो लिख रहा हूं ना, सी कौन सा, ओ है, ओ होता तो कंप्लीट होता ना, तो हम लोग यही दिखाते हैं। और सर ये भी देखिए, सी ऐसे होता ना, तो ये डॉर्सली इनकम्प्लीट है, यानी वेंट्रल साइड से आप देखोगे तो छल्ले पूरे दिखाई देंगे। इसलिए जब हम यहाँ नीचे गिनना शुरू करते हैं तो हमको छल्ले महसूस होते हैं। दूसरा एक खास बात है इसके साथ, वो भी बहुत जरूरी है आपके लिए, इपिथेलियम। इनकी जो इपिथेलियम होती है दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर सिलिएटेड इपिथेलियम। अब आप कहोगे इसका फायदा क्या है, इतनी बढ़िया। सर फायदा क्या होता है कि सर जैसे ये हमारी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम है, तो ये होती तो सिंपल है, लेकिन ये अनइवन होती है। एक बड़ी सी सेल, फिर एक छोटी सेल, फिर बड़ी सी सेल, फिर छोटी सेल, फिर बड़ी सी सेल। जो बड़ी वाली सेल्स होती हैं इसमें सीलिया लगे होते हैं ऐसे, दिस वन। जो छोटी वाली सेल्स होती हैं वो गॉबलेट सेल्स होती हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। इससे फायदा ये होता है कि जैसे डस्ट पार्टिकल जो आपके एयर के साथ अंदर आए होंगे तो कुछ तो वेस्कुलर हेयर ने रोक लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर अंदर आ रहे हैं तो लंग्स में अंदर जाने से पहले उन्हें रोकने की एक प्रक्रिया है। तो ये जो म्यूकस होता है वो उन डस्ट पार्टिकल को चिपका लेता है। जैसे मान लीजिए डस्ट पार्टिकल आया तो यहीं चिपक जाएगा म्यूकस, दस वन। ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की खूबी जानिए। और सीलिया क्या करता है, ऐसे अपवर्ड दिशा में मूव करता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है। तो जब हम अपवर्ड दिशा में मूव करते हैं तो म्यूकस को प्रोपेल करते हैं टुवर्ड्स द फेरिंग्स। इसलिए कई बार आप महसूस करेंगे कि आपके पास बलगम, सो कॉल्ड म्यूकस जो है आपके फेरिंग्स में आ जाता है। अब उसे या तो आप निगल लोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, वो आपके एनस के रास्ते बाहर निकल जाएगा, और नहीं तो आप स्पिट कर दो। यानी ये इसका फायदा हुआ, दिस वन, सीलिया का फायदा। अब इसलिए जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, बीड़ी धुआं पीते हैं, तो सिगरेट के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं वो सीलिया को नष्ट कर देते हैं। अब सीलिया नष्ट होने से नुकसान देखिए क्या हो रहा है। अब वो धुआं तो ले रहा है, तो उसने सीलिया सारे निपटा दिए। म्यूकस उस धुएं को, उस डस्ट पार्टिकल को चिपका लेगा। अब म्यूकस चिपका लेगा, चूंकि सीलिया है नहीं तो म्यूकस ऊपर आएगा नहीं, और वो दिन में 4 सिगरेट 8 सिगरेट या ऐसे लगातार पी रहा है, तो धीरे धीरे आपके पास वहां म्यूकस डिपॉजिट होता रहेगा, तो उसका जो रास्ता है वो सकरा होता चला जाएगा, और फिर आगे चल के सांस लेने में दिक्कत होना स्वाभाविक है। यही बेसिक चीज है। कि हालांकि सीलिया रीजनरेट हो जाती हैं, लेकिन आप दिन में 4 सिगरेट पी रहे हो तो सीलिया कहाँ रीजनरेट हो जाएगी। तो ये इस एपिथेलियम की इंपॉर्टेंस है। दूसरा जो आपके पास कार्टिलेजिनस रिंग दी गई है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हवा हो या ना हो, ट्रैकिया और ब्रोंकाई कभी कोलैप्स नहीं करते, ये पिचकते नहीं हैं, क्योंकि छल्ला जो है उसमें जो पड़ा हुआ है दैट ऑलवेज मेंटेन्स द शेप ऑफ इट। अब जरा नीचे आइए, जो हमारे पास यहाँ कॉलुमनर, ये ब्रोंक्यूल में आए, तो ब्रोंक्यूल में हमारे पास सबसे पहले शुरू में क्या हुआ, सीलिया गायब हुआ। शुरुआत में है दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर, लेकिन सिलिएटेड नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अब काफी नीचे आ गए हैं, यहां सीलिया पाया जाएगा तो ऊपर ढकेलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कभी कभी ये देखा जाता है कि कुछ इनिशियल जो ब्रोंक्यूल्स हैं इसमें छल्ले कभी कभी एक आध जगह नजर आ जाते हैं। इससे जब छल्ले का जिक्र होता है तो हम लोग कहते हैं द सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। अब जरा और आइए नीचे, जैसे जैसे हम ब्रोंक्यूल में नीचे की तरफ आते हैं, यस इस जगह पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आते आते दैट बिकम द लो कॉलुमनर, यानी इसकी हाइट कम होने लगती है। लो कॉलुमनर कह दीजिए या इसी को लोग कहते हैं क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल इपिथेलियम।
तो इसीलिए जब एक बार सवाल आया, वैसे जनरल सवाल तो यही है कि ब्रोंकियोल की इपिथेलियम बताइए, तो आप कहते हो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर नॉन सिलिएटेड, बोलो या ना बोलो। लेकिन एक बार सवाल आया, उसमें पूछा गया, ऑप्शंस देखिए, एमसीक्यू की ब्यूटी उसके ऑप्शन से होती है कि सर ब्रोंकियोल में इपिथेलियम बताइए। पहला दिया गया कोलुमनर इपिथेलियम, दूसरा दिया गया स्क्वेमस इपिथेलियम, तीसरा दिया गया क्यूबोइडल इपिथेलियम और चौथा दिया गया कोलुमनर एंड क्यूबोइडल इपिथेलियम। तब इसकी ब्यूटी समझ में आती है कि देखिए आपको वो जो ऑप्शन ही नहीं दिया गया जो आप पढ़ के जा रहे हो, तब उस समय आंसर था कोलुमनर इपिथेलियम एज वेल एज क्यूबोइडल इपिथेलियम। भाई ऐसे है तो कोलुमना, थोड़ा दबा दीजिए तो क्यूबोइडल, और दबा दीजिए चपटा कर दीजिए तो स्क्वेमस। और नीचे आइए, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है यहां देखिए, उसको देखने से पहले आप लंग एल्वेलाई को समझ लीजिए। जो हमारी लंग एल्वेलाई, कहीं भी आप पढ़िएगा लंग एल्वेलाई, सर हमारे पास जो लंग एल्वेलाई होती हैं दे हैव एन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इनके पास, क्योंकि एपिथेलियम पतली होनी चाहिए और सिंपल स्क्वेमस होने का फायदा ये होता है कि बड़ी आसानी से गैसेज एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि बैरियर का काम नहीं करता। भाई जितनी पतली चीज होगी छानना आसान होगा, वैसा ही। तो इस रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में अगर आप देखें तो सर देखिए एल्वेलाई भी पाया जा रहा है, तो सिंपल स्क्वेमस तो होगा ही होगा, और ब्रोंकियोल वाली भी ब्यूटी है। तो इस वजह से आप जब यहां देखोगे तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में दोनों चीजें हैं। भाई क्यूबोइडल तो है ही है, क्योंकि यही चीज आगे बढ़ रही, प्लस स्क्वेमस। क्यूबोइडल और स्क्वेमस दोनों इपिथेलियम यहां पाई जाती है। फिर जब आप एल्वेओलर डक्ट में आते हैं, यहां पे देखिए सिर्फ चेन ऑफ एल्वेलाई है, इसलिए यहां पर सिर्फ स्क्वेमस इपिथेलियम है, और यही नहीं पूरे एल्वेलाई तक आपके पास सिर्फ स्क्वेमस है। तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल ट्री की इपिथेलियम थी। मैं रिपीट करूंगा सर, ट्रैकिया वाला हिस्सा, खास बात सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सिलिएटेड इपिथेलियम, वही इपिथेलियम आपके ब्रोंकाई में भी आई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी हो। इसके साथ में सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग भी थी, जो डॉर्सली इनकम्प्लीट थी। वेंट्रली जब हम छू के देखते हैं तो वो हमको कंप्लीट ही नजर आती है। इसमें फायदा बताया, म्यूकस सिक्रीट करती हैं, सीलिया होता है इसलिए डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं आने देती हैं, ऊपर ढकेलती रहती हैं। फिर हमने बोला ब्रोंकियोल की शुरुआत में या मेजर अगर आंसर एक ही करना होता तो हम कोलुमनर ही करते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल की तरफ, दैट बिकम द लो कोलुमनर या बोले क्यूबोइडल इपिथेलियम। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में क्यूबोइडल और सिंपल स्क्वेमस हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास एल्वेलाई बीच बीच में पाई जाने लगती हैं, जिससे वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बन जाता है। फिर एल्वेओलर डक्ट, एल्वेओलर सैक और एल्वेलाई, इन सब जगह स्क्वेमस एपिथेलियम ही पाया जाता है। अब जरा इसी पॉइंट को और समझिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो गैसेज एक्सचेंज है हमारे पास, जो गैसेज एक्सचेंज करेंगे हम तब करेंगे जब हमारे पास लंग एल्वेलाई पाया जाएगा। तो नेजल पैसेज से लेकर के या नेजल चैम्बर या पैसेज जो आप कह दें, यहां से लेकर के सर इस जगह तक टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का हिस्सा, और इसके आगे यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, इसे हम दो जोन में बांट देते हैं। सर जोन देखिए, जो ये वाला जोन है इसे हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग इसलिए कि सर इस जोन में कभी गैसेज एक्सचेंज नहीं हो सकता, और ये वाला जो है वो चूंकि गैसेज एक्सचेंज हो सकता है, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। ये कंडक्टिंग जोन है। सर बहुत सीधा सा लॉजिक है। कंडक्टिंग जोन वो जोन होता है सिर्फ एटमॉस्फेरिक एयर को कंडक्ट करता है, एयर को कंडक्ट करता है, वहां पर कहीं ऐसा नहीं होगा कि गैसों का आदान प्रदान हो। हाँ, उसके कई फायदे भी हैं। उस जोन में आप उस हवा के तापमान को अपने शरीर के तापमान के लगभग बराबर कर लेते हो, डस्ट पार्टिकल वगैरह को आप हटा देते हो, तो वो बहुत सारे एडवांटेज हैं। लेकिन सर इस हिस्से से कम या ज्यादा गैसेज एक्सचेंज होने लगता है। अब अगर हम लंग एल्वेलाई को देखें, जो यहां पर एल्वेलाई दिखाया जा रहा है, तो लंग एल्वेलाई दोनों फेफड़ों में मिला लिया जाए तो दैट इज 350 मिलियंस, 350 मिलियन। ये दोनों फेफड़ों में बता रहा हूं, कहीं कहीं पर लिखा है एक लंग में।
इसी का टोटल सरफेस एरिया निकाला जाए, दिस वन, इनका सारे लंग एल्वलाई का सरफेस एरिया निकाला जाए तो 90 मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है, दैट्स ए टोटल सरफेस एरिया। लेकिन सर रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया अगर इनको निकाला जाए दिस वन, तो ओनली 70 मीटर स्क्वायर। ये कंफ्यूजन है लोगों को, लगता है जब लंग एल्वलाई का सरफेस एरिया इतना बड़ा ज्यादा है 90 मीटर स्क्वायर, तो सिर्फ 70 मीटर स्क्वायर ही क्यों? क्या गैसेज एक्सचेंज से 70 मीटर स्क्वायर पर होता है? यस। इसका बड़ा सरल सा लॉजिक है। जैसे मान लीजिए आप हमारी क्लास में बैठे हो और मान लीजिए 200 बच्चा बैठा है फॉर एग्जाम्पल, अब कितना बैठा है ये आप जानते हो, तो 200 बच्चा बैठा है और मैं पढ़ा रहा हूं, तो बाहर से किसी ने शीशे से जब देखा, उसने कहा यस कमलेश सर पढ़ा रहे हैं, 200 बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन ये तो हम भी जानते हैं कि 200 बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ इसमें से 150 रहा है, 160 रहा है, 170 रहा है, 20 या 30 बच्चा ऐसा है जो गिनती में तो क्लास में बैठा है, लेकिन उसका दिल लगा हुआ है कि आज पापा ने हमसे कहा था कि हम शाम को चलेंगे बाजार, आज पापा आए नहीं अभी, यार मेरी मामी आने वाली थी, उनका क्या हुआ? उसका दिमाग यहाँ पे नहीं है। यानी बाहर वाले बच्चे जो व्यक्ति है उसको देखने में तो लग रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ है वो 200 है, लेकिन एक्चुअल पढ़ने वाले लोग जो हैं वो 160 है, क्योंकि 100% इफिशिएंट ना मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि 200 बच्चे को आकर्षित कर सकूँ, और ना आप इतने अच्छे हैं कि सर 100% लोग पढ़ रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, इसलिए इफिशिएंसी को समझिए कि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ज़रूर 90 मीटर स्क्वायर है, लेकिन इन जनरल 20-25% जो हमारा सरफेस एरिया है लंग एल्वलाई का, वो गैसेज एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये हमारे पास इनकी बात हुई। अब ज़रा एक और बात समझिए, जैसे हमारे पास किसी एक लंग एल्वलाई को देखा जाए, कोई भी, जैसे मान लीजिए यही हमारा लंग एल्वलाई है, एक एल्वलाई लिया, तो किसी भी लंग एल्वलाई को देखें तो एक ब्लड कैपिलरीज आती हैं और इसके चारों तरफ एकदम ऐसे नेटवर्क सा बना लेती हैं, लाइक ये खून लेकर आएगी, नाम आप पढ़ेंगे पल्मोनरी आर्टरी है, और फिर यहाँ से एक ब्लड वेसल होगी जो खून को लेकर यहाँ से जाएगी। मैं एक ही एल्वलाई की बात कर रहा हूँ, ऐसा आपके पास फिर आप देखोगे तो पूरे लंग्स में ऐसा ही है, लाइक ऐसे। तो एक तरफ आपके पास ये ब्लड जा रहा है और एक तरफ ये ब्लड आ रहा है। तो यहां पर लंग एल्वलाई में हमने पहुंचाई है हवा, एयर पहुंचाई है। इस एयर के अंदर ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है। तो सर इसी में से सर ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के इन ब्लड में जाएगी और ब्लड से CO2 जो है वो बाहर निकलेगा। जो गैसेज एक्सचेंज होगा वो यहां होगा, ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा और यहां से CO2 बाहर निकलेगा, दिस वन। इसीलिए हम लोग जो इम्प्योर, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब अशुद्ध रक्त, ब्लड लेकर आते हैं, जब हम ऑक्सीजन इसको ले लेते हैं तो ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो यस, द गैसेज एक्सचेंज पढ़ेंगे आप, मैं तो अभी आपको समरी और एनाटॉमी बता रहा हूं, जब फिजियोलॉजी पर आएंगे तो हम इसके प्रोसेस बताएंगे। तो मैं आपको प्लेस बता रहा हूं, इसलिए कहते हैं लंग एल्वलाई इज द प्लेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज, इज द अल्टीमेट प्लेस फॉर द गैसेज एक्सचेंज, दैट इज सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं इनको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज, पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज। यहीं पर गैसेज एक्सचेंज हो पाता है। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। प्रेशर ग्रेडियंट होता है, सॉल्युबिलिटी होती है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है, ये 3 फैक्टर काम करते हैं। लेकिन अभी हम एनाटॉमी वाले हिस्से पर हैं, इसलिए बार बार हम वहीं रुक जा रहे हैं। जैसे आपने ये कहा यहाँ पर, तो इनके पास आपने कहा सर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, तो हम वही दिखाते हैं, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। फिर हमने एक ब्लड कैपिलरीज भी चाहा आपको दिखाना, जैसे सपोज करिए एक मैं आपको ब्लड कैपिलरीज ऐसे दिखा दूं, दिस वन। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं वो देख पाइए कि हमारे पास यहाँ पे एयर है, इस एयर की ऑक्सीजन सर यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो जाती है, वो आगे बढ़ेंगे आप क्यों हो जाती है, और ये चूंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड था तो यहाँ से CO2 यहाँ निकल जाती है।
फिर उसके बाद ये जो एयर है ये कम्युनिकेटेड तो है ही एटमॉस्फेयर से, आ भी रही है और जा भी रही है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज। यही गैसेज एक्सचेंज है जो लंग एल्वलाई में हो पाता है। तो जो स्टेप्स जब आप रेस्पिरेशन के पढ़ेंगे तो ये प्रोसेस उसमें नजर आएगा। अब एक और बात है इसमें, बात ये है कि सर इस लंग एल्वलाई में ईश्वर ने खास चीज दी है जो दैट से यस, यहाँ खास प्रकार की फैगोसाइटिक सेल्स दिए हैं और ऐसे ये टहला करती हैं, आराम से घूमा करती हैं। एंड दीज आर नोन एज एन डस्ट सेल्स। इन्हें हम डस्ट सेल्स के नाम से जानते हैं। दीज आर फैगोसाइटिक, दिस वन। तो ये देखा करती हैं कि अगर कोई ऐसा जर्म है जो बचकर अब भी आ गया, हालांकि कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जो फिल्टर करवा सकती थी, लेकिन फिर भी अगर अब भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर आ गया है तो उसे ये खा जाती है। यानी अगर आप लिवर पढ़े हैं तो कफ्फर सेल को अगर जानते होंगे, एकदम वैसे ये भी हैं। दीज आर फैगोसाइटिक। ये एक प्रकार का डिफेंस है। तो इस तरह से आप देख पाए कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे है। यहाँ से शुरू किया था एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर वेस्टिब्यूल, फिर नेजल पैसेज या चैम्बर कह लें, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स में आए थे, फेरिंग्स से आप ग्लॉटिस जिसके ऊपर एपिग्लॉटिस था वहाँ से लैरिंग्स में खुले, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में आए और ट्रैकिया T5 पे बाइफर्केट हो गई, प्राइमरी ब्रोंकाई बना लेफ्ट राइट, हाइलस के थ्रू एंटर किया, लंग्स में पहुंचा लेफ्ट राइट दोनों में, फिर डिवाइड हुआ अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ लो, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड सो ऑन। ऐसे बांटते बांटते आपने फिर ब्रोंक्यूल पे पहुंचे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एल्वेओलर डक्ट। आप डायग्राम देख सकते हैं, यस। इसमें कुछ जगह पर जहां एल्वेओलाई नहीं थे वहां गैसेज एक्सचेंज नहीं होता, जहां एल्वेओलाई है वहां गैसेज एक्सचेंज होता है। इनकी इपिथेलियम को भी हमने जिक्र किया कि इनकी इपिथेलियम होती कैसी हैं। फिर लंग एल्वेओलाई बताया दिस इज ए प्लेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज बिकॉज दैट्स सराउंडेड बाय पल्मोनरी कैपिलरीज। सर वो कैसे गैसेज एक्सचेंज हो पाता है। तो ये एक बेसिक एनाटॉमी हुई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इसके बाद हम पढ़ पाएंगे अब रेस्पिरेशन एज ए फिजियोलॉजी। यस।